गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज बहुत दिनों के बाद आप लोग के लिए मैं ऑनलाइन वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो आपका क्लास 6 का चैप्टर 10 गुप्ता एम्पायर से संबंधित है। जैसा कि आप लोग को पता है कि आपका एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है और आपका सिलेबस कंप्लीट कराना ज़रूरी है। तो इसी के कारण मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो लेसन्स दे रहा हूँ ताकि आप इस चैप्टर को आसानी से पढ़ सके और आपकी पढ़ाई सही समय पे पूर्ण हो। तो शुरू करते हैं गुप्ता एम्पायर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस चैप्टर में आपको गुप्त वंश के बारे में पढ़ना है। ठीक है। अब देखिए, इसमें आपको बताया जा रहा है कि तीसरी शताब्दी के आसपास का एज को हम लोग डार्क एज कहते हैं, क्योंकि इस समय के कोई सोर्सेस अवेलेबल नहीं थी। ठीक है। डार्क एज इसलिए कहते हैं कि इस समय का कोई सोर्स अवेलेबल नहीं था। लेकिन तीसरी शताब्दी के बाद का समय, फोर्थ शताब्दी जब शुरू होती है, यानी 320 ईस्वी के आसपास का समय, इसको हम लोग गोल्डन एज कहते हैं। ठीक है। ये प्राचीन भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण समय रहा है। ठीक है। क्योंकि इस समय भारत पर गुप्त लोगों का शासन था। ठीक है। कहा जाता है कि गुप्त वंश के शासक बहुत ही महान, सहयोगी और लोगों के हितों को और लोगों के अच्छे कार्यों को करने वाले शासक थे। तो मैं शुरू कर रहा हूँ गुप्ता डायनेसिटी। ठीक है। जैसा कि गुप्त डायनेसिटी, देखिए, गुप्त डायनेसिटी का फॉर्मेशन आपका कौन किया था? श्रीगुप्त किया था। ठीक है। गुप्त डायनेसिटी का फॉर्मेशन कौन किया था? श्रीगुप्त किया था। तो देखिए, गुप्त डायनेसिटी का जो आपका भारतीय इतिहास का सबसे एक प्रमुख डायनेसिटी रहा। ठीक है। इस समय भारत का राजनीतिक आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा था और गुप्त लोगों के साम्राज्य में भारत तेजी से प्रगति कर रहा था। जिस तरह से मैंने आपको बताया था, मौर्यन एम्पायर में मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। शुरुआती स्तर में गुप्तों की राजधानी भी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा थी। ठीक है। तो देखिए, गुप्त वंश का स्थापना कौन किया था? श्रीगुप्त किया था। और इनकी राजधानी क्या थी? ये इसमें आपको दो इम्पोर्टेंट पॉइंट पता लग रहा है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त। और इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्रा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे गुप्त वंश के दूसरे प्रमुख राजा जो चंद्रगुप्त प्रथम हुए। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है कि चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का शासक था और चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का था। तो ये पॉइंट में आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन 320 ईस्वी से स्टार्ट होता है और 335 ईस्वी में इसका शासन खत्म हो जाता है। ठीक है। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ और जो गुप्त वंश को नई ऊंचाइयों पर ले गया। इसका विवाह कुमार देवी से हुआ था, जो लिच्छवी गणराज्य की गणराज्य में की राजकुमारी थी। ठीक है। तो लिच्छवियों की सहायता से चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना शासन बहुत विस्तारित कर लिया था। इसने आस पड़ोस के देशों जैसे इलाहाबाद, तिरहुत, अवध, बिहार आदि क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, यानी किंग्स ऑफ किंग्स। ये 15 साल तक शासन किया था और 335 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बाद का शासक कौन हुआ? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त कौन था? तो समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। ठीक है। समुद्रगुप्त अपने पिता की मृत्यु के बाद 335 ईस्वी में गुप्त वंश के गद्दी पर बैठा। ठीक है। समुद्रगुप्त ने एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी। कहा जाता है कि इसका साम्राज्य ईस्ट में ब्रह्मपुत्र नदी के ओर था, वहीं चंबल और यमुना इसके शासन के वेस्ट में थी और हिमालय तक का इसका साम्राज्य साउथ में नर्मदा नदी तक था। ठीक है। कहा जाता है कि इसने तमिल किंगडम पर शासन नहीं किया था। ठीक है। इसको आसाम, नेपाल, कुषाण, शक और बहुत सारे ट्राइबल राजाओं ने इसकी सहायता की थी। इसने महाअश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है। चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है।
समुद्रगुप्त किस लिए फेमस था? तो समुद्रगुप्त ने इलाहाबाद में एक पिलर इंस्क्रिप्शन करवाया था, जिसको हम लोग प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयाग प्रशस्ति। इस पर समुद्रगुप्त के सभी विजय अभियानों का वर्णन है। ठीक है, इसका एक दरबारी कवि हरिसेन ने इसका पर वर्णन किया था। ठीक है, इस समय इस पिलर पर समुद्रगुप्त के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, जो कि हम ये पिलर आपको समुद्रगुप्त के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। जैसा कि आप ये फिगर देख रहे हैं, प्रयाग प्रशस्ति, जो कि आपका वही ये समुद्रगुप्त का जो पिलर है, वही ये फिगर आपको बुक में दिया हुआ है। तो चलते हैं बच्चों लोग, अब हम बात करते हैं प्रयाग प्रशस्ति से क्या हम लोगों को जानकारी मिल रही है वो। तो देखिए, समुद्रगुप्त, इसके अनुसार समुद्रगुप्त एक महान शासक ही नहीं था, बल्कि वो संगीत और कविता का भी प्रेमी था। कविता मतलब यहाँ पर पोएट। वो एक कवि कवि भी था। ठीक है, और एक संगीतज्ञ भी था। ठीक है, वो म्यूजिक और संगीत के प्रति अपना प्रेम दर्शाता था। इससे पता लगता है कि समुद्रगुप्त का एक बहुत फेमस सिक्का हुआ, जिस पर समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए दिखाया गया, जिससे पता लगता है कि समुद्रगुप्त संगीत का प्रेमी था। समुद्रगुप्त हिंदू धर्म से बिलोंग करता था, लेकिन वो सभी धर्मों का आदर करता था। समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के कारण इसको भारत का नेपोलियन कहा गया है। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है बच्चों? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो देखिए, समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय शासन पर आया। ठीक है, वो अपने पिता के ही समान शक्तिशाली शासक था। इसका विवाह नागवंशीय राजकुमारी से हुआ। इसने बहुत सारे राजाओं को पराजित किया, जिसमें शक हुए, मालवा के राजा हुए, गुजरात के राजा हुए, कोंकण क्षेत्र पर इसने कब्जा किया। इसने सकारी की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना है चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय में। चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग को विक्रम आदित्य के नाम से भी जानते हैं। इसने सकारी की उपाधि धारण की थी। कहा जाता है कि ये अपने पिता के ही समान एक शक्तिशाली शासक था। इसने बकाटक पर इनडायरेक्टली रूप से शासन किया था। जब बकाटक के राजा रुद्रसेन की मृत्यु हो गई, ठीक है, तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय का दामाद था, तो मृत्यु के बाद उसका क्षेत्र अपने आप चंद्रगुप्त द्वितीय के पास चला आया, और वो इनडायरेक्टली रूप से इस पर शासन किया। ठीक है, इनकी राजधानी उज्जैन थी, बकाटक क्षेत्र की। ठीक है, हम जैसा कि आपको पहले ही बताएं, चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग किस नाम से जाने? विक्रमादित्य के नाम से, है ना बच्चों। उसके दरबार में बहुत सारे स्कॉलर हुए हैं। ठीक है, जैसे हम पढ़े थे अकबर के दरबार में नवरत्न, उसी तरह से सबसे पहले नवरत्न कौन रखा था? चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न सबसे पहले थे। ठीक है, इनमें से एक सबसे प्रमुख हुए कालिदास। ठीक है, कालिदास ने बहुत सारी किताबें लिखी, जिनमें कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम। ठीक है, ये कुछ प्रमुख किताबें हुई जो कालिदास के द्वारा लिखी गई। चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त गद्दी पर बैठा, और 414 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा। ये 41 साल तक शासन किया। इसके बाद कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त आता है। ठीक है, इसका समय 455 से 467 रहा। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा हुनों का आक्रमण यानी विदेशी आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ। ठीक है, कहा जाता है स्कंदगुप्त के समय हुनों के आक्रमण के कारण हुनों ने लगभग पूरे भारत वर्ष को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, कहा जाता है कि गुप्त वंश का अंतिम सबसे शक्तिशाली राजा स्कंदगुप्त हुआ, और 525 ईस्वी के बाद से गुप्त वंश क्या हुआ? डिक्लाइन होने लगा। मतलब वो उसका जो पावर था, उसका महत्व था, धीरे धीरे कम होने लगा। तो देखिए, गुप्त वंश के बारे में हम लोगों को जानकारी मिली, और यहाँ पर हम लोग जाने कि गुप्त वंश में कितने राजा हुए। ठीक है, लेकिन अब हम जानेंगे
कि गुप्त वंश के बारे में इतिहास में और कौन कौन उसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो देखिए, फाहियान जो गुप्त वंश के गुप्त काल में यात्रा पर आया था, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। ठीक है, जो चाइना का ट्रेवलर था, 405 ईस्वी में ये भारत में आया था और इसने अपने किताबों में जो समय ये भारत में व्यतीत किया उसमें इसने चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल के बारे में बताया है। ठीक है, यह 6 वर्ष भारत में रहा था। ठीक है, और 411 ईस्वी में यह वापस चाइना लौट गया था। फाहियान का मेन पर्पस क्या था? चूँकि बौद्ध धर्म का वो अनुयायी था, इसलिए इसने बौद्ध धर्म से रिलेटेड किताबों को, मैन्युस्क्रिप्ट को कलेक्ट किया और उसे अपने साथ चाइना ले गया। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के अलावा कहा जाता है कि फाहियान ने श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि का देशों का यात्रा किया था। इसके किताब में हम लोगों को चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के राजनीतिक स्थिति का, आर्थिक स्थिति का वर्णन मिलता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, यानी अब हम जानेंगे गुप्त वंश के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, तो देखिए, फाहियान का जो किताबों से हम लोगों को जानकारी मिलती है, तो उससे बताया जाता है कि राजा सबसे सुप्रीम होता था। सबसे सुप्रीम कौन होता था? राजा। और राजा की सहायता के लिए बहुत सारे ऑफिशियल्स होते थे। ठीक है, पूरा साम्राज्य डिवाइड होता था प्रोविजन्स में, जिसको भुक्ति कहते थे। क्या कहते थे? भुक्ति। और प्रत्येक भुक्ति का एक हेड होता था, जिसको ऊपरी कमच राजा कहते थे। ठीक है, फिर प्रोविजंस डिवाइड होता था डिस्ट्रिक्ट में, जिसको विषय, फिर डिस्ट्रिक्ट डिवाइड होता को हेड होता था विषयपति। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे गांव हुआ करते थे। गांव राजनीतिक सबसे इकाई सबसे छोटी इकाई होती थी। गांव के हेड को ग्रामनी कहते थे। यहाँ कानून व्यवस्था भी था, तो कानून 2 भागों में विभक्त था, सिविल और क्रिमिनल। और गुप्त वंश का जो इनकम था वो लैंड रेवेन्यू के द्वारा, टैक्सेस के द्वारा आता था। अब हम जानेंगे सोशल लाइफ के बारे में। देखिए, गुप्तों का प्रमुख ऑक्यूपेशन क्या था? एग्रीकल्चर। ठीक है, ये लोग प्रोस्पेरस हुआ करते थे, लोगों का जीवन समृद्ध था। ठीक है, वो भाईचारा के साथ रहा करते थे, एक दूसरे की इज्जत करते थे। लेकिन गुप्त वंश में थोड़ी सी एक खराबी ये थी कि महिलाओं की स्थिति सामान्य से थोड़ी बुरी थी। ठीक है, कहा जाता है कि महिलाओं को कोई धार्मिक कार्य में, सामाजिक कार्य में या राजनीतिक कार्य में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। इनको बुरे तरह से ट्रीट किया जाता था। जो विधवाएं होती थी, यानी जो विधवा महिला यानी विडो होती थी, उनको समाज में अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता था और उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता था और उनके जीवन का स्थिति बहुत ही खराब होता था। गुप्त वंश में कास्ट सिस्टम का प्रभाव था। जैसा कि हम बताए हैं कि 4 जातियां थी। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें से ब्राह्मणों और क्षत्रियों की स्थिति थोड़ी अच्छी थी, वहीं वैश्यों की स्थिति को ना तो हम अच्छा कह सकते हैं ना खराब कर सकते हैं, जबकि शूद्रों की स्थिति थोड़ी खराब थी। ठीक है, इसके अलावा इन जातियों में सब कास्ट भी हुआ करते थे। ठीक है, कहा जाता है कि गुप्त वंश में सभी लोग शाकाहारी हुआ करते थे। ठीक है, और जो नॉन वेजिटेरियन होते थे वो चंडाल हुआ करते थे, यानी शूद्र जाति से बिलोंग करते थे। और चंडाल लोग गांव से बाहर निवास करते थे और मीनियल जॉब करते थे, यानी एक तरह से कहिए कि चंडालों को शूद्र की श्रेणी में रखा जा सकता है। अगर हम बात करते हैं इनकी धार्मिक स्थिति के बारे में, तो यहाँ हिंदू, जैन और बुद्धिज्म का प्रभाव था। लेकिन गुप्त रूलर क्या थे? हिंदू थे। वो भगवान शिव की आराधना करते थे, विष्णु की आराधना करते थे और कोई भी युद्ध आरंभ करने से पहले अश्वमेध यज्ञ, ये जीतने के बाद अश्वमेध यज्ञ करते थे। अगर हम बात करते हैं आर्ट और आर्किटेक्चर में, ठीक है, गुप्तों के समय कला के क्षेत्र में बहुत ही प्रभावशाली विकास हुआ। इनका आर्किटेक्चर बहुत अच्छा रहा, इन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया। ठीक है, जिसमें से कुछ प्रमुख मंदिर है दशावतार मंदिर देवगढ़ का। ठीक है, उदयगिरी हिल्स पर है, राजीव लोचन टेम्पल राजौरी में, जगन्नाथ टेम्पल
दिलवाड़ा में स्कल्पचर इलोरा जनता का है। तो ये सब गुप्तों के समय हुआ। ठीक है, गुप्तों ने बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारी मंदिरों का भी निर्माण किया, जैसे भित्री ग्राम टेम्पल है जो एक ब्रिक टेम्पल है। अगर हम लिटरेचर के बात करते हैं तो गुप्तों का जो मदर टंग था, जैसे हम लोग का मदर टंग क्या है, हिंदी है ना, तो उसी तरह से गुप्तों का मदर टंग था क्या, संस्कृत, यानी लोग संस्कृत बोलने वाले थे। इस दौरान बहुत सारे पोएट्री प्रोज लिखे गए, जिसमें कुछ प्रमुख हुए हैं मृच्छकटिकम जो शूद्रक लिखा था, मेघदूतम, शकुंतलम कालिदास लिखे, मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम जो कि विशाखदत्त लिखे थे। इसके अलावा कुछ और प्रमुख पोएट और राइटर हुए जिसमें भास हुए, समीला हुए, कविपुत्र हुए, हरिसेन हुए। इसके अलावा इस समय पतंजलि, पाणिनि, कात्यायन कुछ प्रमुख ग्रामरियन थे। ठीक है, यहाँ कुछ प्रमुख शिक्षा का क्षेत्र था, जैसे नालंदा फेमस हुआ, सारनाथ, तक्षशिला। ठीक है, जो गुप्त साम्राज्य की स्थिति को बताता है कि एक बहुत शिक्षा के क्षेत्र में इनमें स्थिति बहुत अच्छी थी। ठीक है, पंचतंत्र इस समय लिखा गया। ठीक है, जो गुप्त वंश के बारे में बताया जाता है। अगर हम बात करते हैं ट्रेड और कॉमर्स के बारे में, गुप्तों के ट्रेड और कॉमर्स के बारे में, तो देखिए गुप्तों के समय व्यापार की स्थिति अच्छी थी। कुछ प्रमुख बंदरगाह थे इस समय, ताम्रलिप्ति, मथुरा, उज्जैन, पाटलिपुत्रा, बनारस। ठीक है, जो व्यापार के प्रमुख क्षेत्र थे। आइटम को एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता था। कहा जाता है समुद्र के रास्ते से वस्तुओं को विदेशों तक भेजा जाता था, जैसे भरूच, कैम्बे, सुपारा। ठीक है, ये कुछ प्रमुख मेजर पोर्ट थे। और यहाँ से सामान ईरान, अफ्रीका, सोचिए उस समय ईरान, अफ्रीका, अरब जैसे देशों में भारत का सामान पहुँचता था। तो समझिए कि गुप्त काल के समय हमारा भारत कितना समृद्धशाली रहा होगा। ठीक है, हमारे यहाँ से स्पाइसेस, मुस्लिन, आइवरी, मेटल क्राफ्ट, कॉटन, टेक्सटाइल, सिल्क, ये सब, सैंडलवुड, सब चीज़ों का व्यापार होता था और पूरी दुनिया में हमारा ये प्रोडक्ट फेमस था। गुप्तों के समय हम कह सकते हैं कि ट्रेड और कॉमर्स बहुत अच्छा था और बहुत समृद्धशाली था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इतना तक समझ में आया होगा। अगर हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, तो देखिए गुप्त काल में विज्ञान और के क्षेत्र में बहुत तरक्की हुई। ठीक है, जैसे इस समय कुछ प्रमुख हुए साइंटिस्ट हुए गुप्त काल में, जैसे आर्यभट्ट हुए, ब्राह्मीर हुए जो कि एस्ट्रोनॉमर थे और मैथमेटिशियन थे। कहा जाता है कि जो धरती जो घूमती है ना, आप लोग पढ़े होंगे ज्योग्राफी में कि जो पृथ्वी घूमती है, तो उसके बारे में सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे कोपरनिकस बताया था। लेकिन उससे भी पहले गुप्त काल में ही आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी किसके चारों ओर घूमती है, सूर्य के चारों ओर, और अपनी एक्सिस पर घूमती है। उस समय इनकी बातों पर कोई बिलीव नहीं किया था, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बाद में जब वैज्ञानिक इन्वेंशन हुआ तो उसके बाद लोगों को ये विश्वास हुआ। आर्यभट्ट ने एक किताब लिखी थी आर्यभट्टम। ठीक है, जिसमें इसमें इन्होंने वर्णन किया था। इसके बाद और भी बहुत सारे हैं। वहाँ वहाँ ब्राह्मीर ने पुंच सिद्धांतिका लिखा। ठीक है, जिसमें एस्ट्रोलॉजी से संबंधित सिद्धांतों का वर्णन था। देखिए भारत में ही सबसे पहले कहा जाता है कि आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी। ठीक है, जीरो का खोज भी हम भारत में ही हुआ था और ये गुप्त काल में ही हुआ था। ठीक है, उस समय हमारा जो धातु का ज्ञान था, मेटलर्जी थी, बहुत अच्छी थी। अब देखिए जो आयरन पिलर है महरौली का, उस समय बहुत अच्छा से डेवलप किया गया था। कहा जाता है कि आज भी इस आयरन पिलर में कोई जंग नहीं पकड़ा है। ठीक है, कुछ प्रमुख हुए हैं इस समय ब्रह्मभट्ट, धन्वंतरी, जो कुछ प्रमुख अदर स्कॉलर हुए। धन्वंतरी को हम लोग क्या कहते हैं, चिकित्सा शास्त्र का जनक, है ना। ये धन्वंतरी को देवता के रूप में भी हम लोग जाने जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़े फिजिशियन और सर्जन थे। ठीक है, गुप्त काल को हम लोग भारतीय प्राचीन इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इस समय जो व्यापारिक स्थिति थी, भारत की आर्थिक स्थिति थी, वो बहुत ही अच्छी थी और इस काल के कारण ही भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को गुप्त काल समझ में आ गया होगा और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप लोग को समझ में आ गया होगा।
तो ये चैप्टर आपका क्या हुआ, फिनिश हुआ। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसका क्वेश्चन नंबर ए और बी बना लीजिए, वैसे मैं इसका आपको सॉल्यूशन भी दे दूंगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडी, वर्क हार्ड एंड don't embarrass your parents, because your education is very important for them and also for you. So keep hard working.